हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडोनोमी। और आज हम अपने हिस्ट्री के पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है कंप्लीट, जो आपके अनेक एग्ज़ाम्स में से क्वेश्चन बनते ही हैं। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दें, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको यहाँ से 1 2 3 प्रश्न कम से कम आपको अपने जीके में देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हम आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे अपनी इस आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में, और साथ में आपको यहाँ से हम इनके इजी टॉपिक भी बताएंगे, इजी वे बताएंगे जिससे आप इजीली इन्हें याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस सिंधु घाटी की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आपके सामने है, ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। अगर हम जितनी भी विश्व की मेसोपोटामिया की, और हम अगर नील नदी के पास की सभ्यता देखते हैं, चीन की सभ्यता, किसी भी सभ्यता को देखें, तो सबसे जो पुरानी सभ्यता के जो अगर हमें साक्ष्य मिलते हैं तो वह आपके यह सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो खोज जो है इसकी चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले पाकिस्तान में हड़प्पा के टीलों की खोज की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन, जो कि ब्रिटिश काल के ही रहे हैं, और ये विभिन्न भागों में घूमते रहते थे, और ये अपने क्या करते थे, विभिन्न भागों में जब घूमते थे तो कुछ पुस्तकें लिखा करते थे। तो चार्ल्स मेसन ने पाकिस्तान में जब भ्रमण के लिए निकल गए, तो पाकिस्तान में जब ये गए तो इन्होंने कुछ हड़प्पा के टीलों को देखा, जो कि 1826 में अगर हम देखें तो 1826 में इनके द्वारा देखे गए थे। और इसका वर्णन इन्होंने अपनी अपने जर्नल लिखते थे, पत्रिका, उस पत्रिका में इन्होंने लिखा नैरेटिव ऑफ जर्नीज़ में इन्होंने इस हड़प्पा के टीलों का वर्णन करा, जो कि पाकिस्तान में थे। फिर क्योंकि यहाँ से कोई इन्हें ऐसे साक्ष्य नहीं मिले, कोई इस बात को आगे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो ये बात यहीं पर दबी रह गई, पर इन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र कर दिया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चार्ल्स मेसन ने इस चीज़ का जिक्र किया अपनी बात में। फिर अगर हम बात करें उसके बाद बर्टन बंधु की अगर हम बात करें तो ये 2 भाई थे, जिसमें एक था जेम्स बर्टन और एक थे आपके विलियम बर्टन। इन दोनों भाइयों को काम सौंपा गया पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा, कि क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो कराची से लाहौर तक इन्हें रेलवे ट्रैक बिछाने थे। तो रेलवे ट्रैक बिछाने में इन्हें ईंटों की आवश्यकता पड़ी, तो इन्होंने क्या किया, जब खोदा तो उसमें से ईंटें निकल गई, और उन ईंटों को इन्होंने प्रयोग करा। हड़प्पा की जो ईंटें थी, हड़प्पा में जो घर वगैरह बने हुए थे, उनसे जो ईंटें प्राप्त हुई, इन्होंने उसे रेलवे ट्रैक में बिछा दिया। पर इन्होंने उसको प्रयोग में ले लिया, और इतना इस पर कोई बात का ध्यान नहीं दिया कि ये हड़प्पा को यहाँ पर ऐसी कोई सभ्यता वगैरह रही हो। इन्होंने बस उसको ईंटों को प्रयोग में ले लिया। 1856 की ये घटना है। इसी काल में फिर आगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में एएसआई, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हम कहते हैं, उसकी स्थापना की, कि भारत के हम पुरातत्व, भारत का क्या इतिहास रहा, भारत के लोगों का क्या इतिहास रहा, इसको जानने की उनके अंदर काफ़ी इच्छा थी। तो उन्होंने हमारे एएसआई की स्थापना की, जिसके हेड उस टाइम बनाए गए अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853 और 1856 में इनके द्वारा इसकी खुदाई तो नहीं कह सकते हम, इन्होंने जांच की कि भारत का क्या इतिहास रहा। तो इन्होंने इस सभ्यता की खोज की, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे इस नैरेटिव ऑफ जर्नी, जो कि चार्ल्स मेसन के द्वारा लिखी गई थी। तो अलेक्जेंडर ने 1953 और 1956 के बीच में हड़प्पा की खोज की, जिसमें ये ज़्यादा सफल नहीं रहे। इनको कोई सफलता, कोई खास ऐसी हाथ इनके लगी नहीं, पर इनका भी योगदान रहा इसकी खोज में। उसके बाद में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सर जॉन मार्शल ने 1921 में इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी प्राप्त की। और इन्होंने क्या किया, इसने क्योंकि जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्होंने इसकी खुदाई करवाना स्टार्ट किया। खुदाई का काम 2 व्यक्तियों को दिया गया, और बात यह है कि दोनों व्यक्ति भारतीय थे। पहला नाम था दयाराम साहनी, और दूसरे व्यक्ति हुए आपके राखलदास बनर्जी। इन दोनों को जॉन मार्शल ने काम सौंपा कि आप जाइए और हड़प्पा सभ्यता की खोज कीजिए। इन लोगों ने इसमें खुदाई करनी स्टार्ट करी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो आपको ये इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की सभ्यता की खोज करी गई।
अब आप अगर देखें तो ये कब खोज की गई, 1921 में, और राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो जिसे हम कहते हैं मोहनजोदारो की खोज की गई 1922 में। तो आइए अब हम इसके कालखंड की बात करते हैं कि ये कौन से काल से किस काल तक रही। तो जॉन मार्शल के अनुसार ये सभ्यता जो रही है वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक ही रही। और डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 तकनीक का प्रयोग करते हुए जो भी इसके साक्ष्य मिले थे तो उसको कार्बन 14 का तकनीक का प्रयोग किया। तो उनके अनुसार जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ही उन्होंने बताया कि ये जो सभ्यता है उसका आप कह सकते हैं सभ्यता रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कालखंड ज़्यादा आपका सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा विकल्प में, तो आप ध्यान रखिएगा 2350 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व से ये आपकी ज़्यादा वैलिड रहेगी, क्योंकि ये आपकी कार्बन 14 तकनीक का प्रयोग करके करी गई है। और ये किसके द्वारा दी गई है, डीपी अग्रवाल के द्वारा। अब अगर हम इसके नामकरण की बात करें कि इसका नामकरण कैसे हुआ, तो नामकरण में आता है कि ये पहली बात आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम आया कहाँ से सिंधु घाटी, तो ये जो पास में देखो पहले ऐसा पाई जाती थी, अगर नील नदी के पास में कोई सभ्यता पाई गई तो उसके नील नदी सभ्यता कह दिया गया। इसी तरह जो भी जिस नदी के पास में पाई जाती थी सभ्यता, उसी नदी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता था। तो सिंधु घाटी जो नदी है आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के पास होने के कारण इसको जब भी खोज की गई तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से कहा गया। अब देखिए अगर नदियों के नाम पे बात रही तो ये सरस्वती नदी के इसका जो किनारा पड़ता था सरस्वती नदी के किनारे पर भी पड़ती थी ये, तो इसे किसी कहीं कहीं जगह सिंधु सरस्वती सभ्यता भी, किसी जो इनके जानकार थे वो कई लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता भी से कहा करते थे। और देखिए अगर यहाँ पर भी कई वाद विवाद होता है कि कौन सी नदी पड़ेगी, अब सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे क्योंकि सिंधु नदी है, या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहेंगे। तो एक और हम इसके लिए यूज करते हैं मेथड कि जो भी आपकी सबसे पहले साइट आपकी निकाली जाती है, जिस भी साइट का सबसे पहले पता चलता है किसी भी सभ्यता के अंदर, तो हम उसी साइट के नाम पर उस जगह का नाम रख देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले खोज किसकी करी गई थी, तो हमने भी पढ़ा भी था कि दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता को खोज कर उन्होंने निकाला था। तो सबसे पहला जो स्थल था इसके अंदर हड़प्पा था, तो इसलिए इसका नाम आपने हड़प्पा सभ्यता भी सुनते हो और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता नाम एक ही है। अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कोई भी प्रश्न कि ये सिंधु घाटी सभ्यता और या हड़प्पा सभ्यता से बिलोंग करता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसमें ऑप्शन आपको ऐसा भी दिया जाता है कि बोथ ए एंड बी, दोनों, पहला भी और दूसरा भी। तो आप, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही सभ्यता है। आइए तो बात करते हैं हम इसके उद्भव की। तो उद्भव में अगर हम बात करें विदेशी मत के अनुसार ये जो सभ्यता है इसका उद्भव हुआ है सुमेरियन सभ्यता से, जो कि एक मेसोपोटामिया जो कि आपकी ईरान की सभ्यता थी, उसी में ही एक छोटी सी सभ्यता पाई जाती थी सुमेरियन सभ्यता। उस सुमेरियन सभ्यता से ही कहा गया कि सुमेरियन सभ्यता ही आके बसी है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में, जिन्होंने इसकी फिर बाद में इसको और डेवलपमेंट किया। तो ऐसा कहने वाले कौन से आपके जानकार रहे, तो मार्शल, आपने पढ़ा था ऊपर अभी, जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड और डीडी कोशाम्बी, ये सब लोग थे जो ये मानते थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सुमेरियन सभ्यता से इसका उद्भव हुआ है। पर अगर हम इसी में बात करें तो कई जानकारों के अनुसार स्थानीय मत प्रचलित है। अब स्थानीय मत में आता है कि ये द्रविड़ जाति के लोग जो वहाँ निवास करते थे, ये सभ्यता उन्हीं के द्वारा उसका उद्भव हुआ है। तो ऐसा मत जो कहने वाले थे वो राखल दास जी थे। राखल दास जी ने इसको ज़्यादा वैल्यू दी है कि स्थानीय मत को उन्होंने ज़्यादा वैल्यू दी है, जिसके अंदर आता है कि द्रविड़ जाति के जो लोग थे उन्होंने इस सभ्यता की रचना की है, उसी सभ्यता की इसने विकसित किया है। और सबसे ज़्यादा जो अगर माना भी जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा इसका उद्भव हुआ है, तो द्रविड़ जाति के लोग, स्थानीय मत को आप ज़्यादा सर्वमान्य मानते हैं आप। इसी तरह आर्य मत की आर्यों से इसकी सभ्यता को उद्भव हुआ है। आर्य मत को भी कहने वाले जानकार हैं
जो कि काफ़ी कम प्रचलित है, क्योंकि आर्य लोग बाद में हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता के अंदर हैं, तो वैदिक सभ्यता में उन्होंने जो निवास करा वो झोपड़ी बना के रहे। पर अगर हम इसमें बात करते हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोगों ने रहते थे वो अपने पक्के घर बना के रहते थे, उसमें नाली थी, उसमें शहरों का विकास था और पक्के घरों में रहते थे। ईंट भी उनके यहाँ पकी हुई ईंट भी पाई गई। तो आर्यमत भी कहा है तो उसमें रहे हैं टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पोसालकर। ये आपके कुछ जानकार रहे हैं जिन्होंने आर्यमत कहा, पर आर्यमत को काफ़ी कम वैल्यू दी जाती है। अब हम बात करें कि इस सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या रही हैं, तो इस सभ्यता की विशेषता से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता रही है। तो सबसे पहली जो सभ्यता थी वो आपकी नगरीय सभ्यता, तो वह आपकी हड़प्पा सभ्यता थी। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये दुनिया की ही सबसे पहली सभ्यता थी जो कि नगरीय सभ्यता थी। इसमें आपको नगरों का विकास आपको देखने को मिलता है। इसमें पक्की रोड थी, आपकी नालियाँ थी और पूरे घर बने हुए थे, ग्रिड प्रणाली थी। ये हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये नगरीय सभ्यता थी। अगर हम बात करें तो ये कांसे की खोज हो चुकी थी इस सभ्यता में। कांसे के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, कांसे का प्रयोग देखने को मिलता है। तो कांसे की खोज के कारण हम इस सभ्यता को कांसे युगीन सभ्यता भी कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में ब्रोंज एज भी कह सकते हैं। तो ब्रोंज एज भी इसे कहा जाता है कांसे युगीन सभ्यता, क्योंकि इसमें ब्रोंज का प्रयोग किया जाता था। अगर हम कांसे की बात करें तो कांसा जो है आपका मिलता है तांबा और टीन। जब तांबा और टीन आपस में मिल जाते हैं तो वो कांसे बनता है। तो कांसे एक मिश्र धातु है जिसे आप अलॉय भी कहते हैं। और तांबे में जैसे यूज़ की, तांबा जिस सभ्यता में यूज़ किया हम उसे कॉपर एज कह देते हैं, जिसमें आयरन का प्रयोग किया उसे हम आयरन एज कह देते हैं। तो उसी तरह से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी सभ्यता कांसे सभ्यता है या ब्रोंज एज है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, प्रोटो हिस्टोरिक एज है। इट मीन्स इसके अंदर जो साक्ष्य आपको मिलते हैं तो लिखित रूप में तो हमारे पास अवेलेबल है, पर हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसी है जिसके अंदर लिखित रूप में आपके पास साक्ष्य मिले पर आप उसे अगर ना पढ़ पाए तो उसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, प्रो हिस्टोरिक एज। तो पूछ लिया जाए कि आपकी हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक या हिस्टोरिक, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। अगर हम इस सभ्यता की एक विशेषता की बात करते हैं तो ये एक शांति प्रिय सभ्यता है। ये आप मेंस में अगर आपके पास आंसर राइटिंग में आता है तो आप उसके अंदर ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि ये शांति प्रिय सभ्यता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई युद्ध, आपको युद्ध से संबंधी जो औजार होते हैं ये सब आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह है एक व्यापार प्रधान सभ्यता है। इसका देखो, जैसे और सभ्यताओं में हमने देखा है तो उसमें कृषि जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है। इस कृषि जो है उनका सबसे मेन व्यापार रहा है। पर इस हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हो तो इसमें व्यापार प्रधान सभ्यता ये रही है। और इसमें शहरों का काफ़ी ज़्यादा विस्तार था और शहरों में आपको पता है कि व्यापार काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, तो इसलिए हम इसे व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहते हैं। और अगर हम बात करें तो ये विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यता थी। अगर हम दुनिया में और भी सभ्यता की बात करें, नील नदी पे जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इसी तरह और भी सभ्यता थी, तो उसमें जो सबसे बड़ी सभ्यता थी आपकी वो हड़प्पा सभ्यता थी। देखिए, इस वीडियो में तो हम इतना ही अभी हम डिस्कशन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स की। मैप बना के हम उसे इजी वे में समझेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स कौन कौन सी रही हैं और वहाँ से भी आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम आपको और आगे अच्छा और कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी पसंद आई और आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।